तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप कैसे बार बार रीशेप होता गया और इस प्रोसेस में हमारे कंट्री की इकोनॉमी और आम लोगों की लाइफ कैसे इफेक्ट हुई। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि विजयनगर एम्पायर क्या था और उसने साउथ इंडिया में कितना स्ट्रॉन्ग पावर सेंटर कैसे बना लिया। फिर हम ये समझेंगे कि मुगल्स का राइज कैसे हुआ और उन्होंने इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह बनाया। तो चलो इस अमेजिंग धमाकेदार चैप्टर को शुरू करते हैं। तो 11th सेंचुरी में हिंदू कुश माउंटेन्स के पार से सेंट्रल एशिया के टर्किश और अफगान्स लगातार इंडिया पर अटैक करने लगे। उनका मेन मोटिव सिंपल था कि भैया इंडिया की धन दौलत को लूटो और ज्यादा टेरिटरीज को कैप्चर करो। इन अटैक्स की वजह से इंडिया की जो स्टेट्स थे ना वो डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट होते गए। 13th सेंचुरी के बाद भारत अलग अलग डायनेस्टीज और रीजन्स में बट गया। अब बात करते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की कहानी की शुरुआत होती है 1192 की सेकेंड बैटल ऑफ तेरेन से। यह बैटल पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुई थी। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद घोरी ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एक बहुत बड़े एरिया पर कंट्रोल कर लिया। अब जीतने के बाद मोहम्मद घोरी ने अपने ट्रस्टेड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान बना दिया और यहां से शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एक ऐसा एम्पायर था जिसमें टोटल 5 डायनेस्टीज आई। पहली स्लेव, दूसरी खिलजीज, तुगलक्स, सैयद्स एंड लोदीज। ये सभी रूलर्स टर्किक और अफगान ओरिजिन के थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को ना एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और कल्चर का सेंटर बना दिया। इसी पीरियड में हर रूलर अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने में लगा हुआ था। इसी के लिए गांव और शहरों को लूट लिया जाता था, टेंपल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अक्सर रूलर्स जो होते थे ना एक दूसरे को हटाकर थ्रोन हासिल करते थे। इसी वजह से उनका रूल ज्यादा लंबा नहीं चल पाता था। एक सुल्तान की एवरेज रेन लगभग केवल 9 साल की होती थी। 14th सेंचुरी की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। उसने कई शहरों को जीता और लूट लिया, साथ ही मंगोल अटैक्स को भी सक्सेसफुली रोक लिया। उसके स्लेव जनरल मलिक कफूर ने सल्तनत को साउथ इंडिया तक जाके एक्सपैंड कर दिया। कई किंगडम्स को जीतकर मिली धन दौलत ने सुल्तनत की मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। उसने श्रीरंगम, मदुरई, चिदंबरम और रामेश्वरम जैसे इंपॉर्टेंट हिंदू सेंटर्स पर भी अटैक किया। कुछ डेकेड्स बाद मोहम्मद बिन तुगलक रूलर बना। उसने दिल्ली सल्तनत की टेरिटरीज को और एक्सपैंड किया। मॉडर्न पीरियड के बाद पहली बार ऑलमोस्ट पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक रूलर के अंडर में आ गया था, लेकिन उसके प्लान्स बहुत ज्यादा एम्बिशियस और कॉम्प्लेक्स थे। मतलब काम करने जाता था, कांड हो जाता। उसने कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी क्योंकि उसे लगता था साउथ इंडिया से ना कंट्रोल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन दिल्ली से दौलताबाद का डिस्टेंस लगभग 1000 किलोमीटर दूर था। लोगों को माइग्रेट करने के लिए फोर्स किया गया और कई लोग रास्ते में ही जो पहुंच भी गए वो वहां एडजस्ट नहीं कर पाए। आखिर में कैपिटल वापस दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ी। तुगलक ने उसके बाद कॉपर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस करने का भी प्लान बनाया, जिनको गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बराबर ही वैल्यू दी गई। अब आइडिया सुनने में तो भाई बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर लोग असली और नकली में फर्क ही नहीं समझ पाए। इसकी वजह से ट्रेड और मार्केट पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया और ये प्लान भी टाटा फिस हो गया। उस टाइम के जो सुल्तान होते थे ना और उनकी फैमिलीज बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे। उनकी वेल्थ मिलिट्री कैंपेन्स, लूट और टैक्सेस से आती थी। कॉमन लोगों से अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। स्लेवरी भी एक मेजर सोर्स थी जहां लोगों को गुलाम बनाकर सेंट्रल एशिया में जाके बेच दिया जाता था। कुछ रूलर्स ने तो जजिया टैक्स भी लगाया, जो सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। बदले में उन्हें प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विस से एग्जेम्पशन मिलती थी। 14th सेंचुरी के एंड में तैमूर का इन्वेजन हुआ। तैमूर एक टर्किक मंगोल कॉन्करर था। दोस्तों मंगोल को पहले आने से अलाउद्दीन ने रोका, लेकिन इस बार नहीं रोक पाया, जो कि एशिया से आया था। उसने दिल्ली सल्तनत पर एक डेवास्टेटिंग अटैक किया जिसमें हजारों लोग मारे गए और दिल्ली पूरी तरह तबाह हो गई। यह हुआ था 1398। तैमूर के अटैक के बाद दिल्ली सल्तनत वीक पड़ गया और इसी बीच लोदी डायनेस्टी उभर कर, लेकिन तब तक सल्तनत की पावर काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पावरफुल तो था, लेकिन पूरे इंडिया पर कंप्लीट कंट्रोल कभी भी नहीं एस्टैब्लिश कर पाया। ईस्टर्न गंगा किंगडम ऑफ कलिंग को सल्तनत कभी पूरी तरह डिफीट कर ही नहीं पाया। वहां के राजा नरसिम्हदेव ने दिल्ली सल्तनत के अटैक्स को कई बार फेल किया और कोणार्क सन टेंपल भी बनवाया, जो आज भी उड़ीसा की शान माना जाता है। साउथ इंडिया में होयसलास ने भी दिल्ली सल्तनत के अटैक्स को कई बार रेजिस्ट करा, लेकिन रिपीटेड अटैक्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो किंगडम वीक पड़ गया और इवेंचुअली जाके विजयनगर एम्पायर का पार्ट बन गया।
14th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर राइज हुआ। देखो, हरिहरा और बुक्का दो भाइयों ने दिल्ली की अथॉरिटी को रिजेक्ट करके बोला कि हम अपना खुद का किंगडम बनाएंगे और साउथ इंडिया में जाके एक स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम बनाया। कृष्णदेव राया एक रूलर आए आगे जाके, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को अपने पीक पर पहुंचा दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ स्कॉलर्स को सपोर्ट किया और बड़े बड़े टेम्पल्स और बिल्डिंग्स बनाए। लेकिन 1565 में डेक्कन सल्तनत ने अलायंस बनाकर विजयनगर एम्पायर को बैटल ऑफ तालीकोटा में डिफीट कर दिया और सिटी को पूरी तरह लूट के डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बात करते हैं द मुगल्स की। तैमूर के अटैक के बाद दिल्ली सल्तनत वीक हो गया था। इसी बीच बाबर एक टर्किक रूलर था जो समरकंद से निकल के आया था। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। यह बैटल इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पहली बार इंडिया में गन पाउडर और आर्टिलरी यानी कि गोला बारूद ये सब का इस्तेमाल किया गया। इस विक्ट्री के बाद मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रख दी। बाबर के बाद आए हुमायूं लेकिन पावर के लिए स्ट्रगल करते रहे। इसी का फायदा शेरशाह सूरी ने उठाया और सूर एम्पायर बीच में आ गया। उसने रोड्स, करेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन और कैसे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। बाद में हुमायूं ने अपनी टेरिटरी को वापस जीत लिया। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जहां अकबर और हेमू आमने सामने आए। बैटल के दौरान हेमू की आंख में तीर लग गया और उसकी हार हो गई। इसी के बाद अकबर ने दिल्ली को रिक्लेम किया और मुगल एम्पायर को एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया। अब बात करते हैं अकबर की। हुमायूं की डेथ के बाद सिर्फ 13 साल की एज में अकबर एम्परर बन गया था। अकबर ने राजपूत से अलायंस बनाए, जजिया टैक्स को हटा दिया, सुलह-ए-कुल यानी कि सबके साथ पीस और टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई। मतलब ये पहला ऐसा राजा था जो बाकी धर्मों की रिस्पेक्ट कर रहा था। उसने हिंदू लीडर्स को कोर्ट में इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी और ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करवाए, जहां महाभारत, रामायण जैसे टेक्स्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। अकबर का रूल लगभग 50 साल तक चला और उसके पीरियड को मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर का गोल्डन एज माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब मुगल एम्पायर का लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्परर था। उसने एम्पायर को सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया, लेकिन उसकी स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज और कंटिन्यूअस वॉर्स ने एम्पायर को बहुत ज्यादा वीक बना दिया। उसने जजिया टैक्स वापस लगा दिया, कई टेंपल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके रूल के लास्ट ईयर्स डेक्कन वॉर्स में निकल गए। मतलब डेक्कन में गया और लास्ट के 20 साल वहीं लड़ाई करता रहा, जिसकी वजह से मुगल्स की पूरी ट्रेजरी खत्म हो गई। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन भी स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं मुगल्स के अगेंस्ट होने वाले रेजिस्टेंस की। तो मुगल्स के अगेंस्ट कई कम्युनिटीज ने रेजिस्टेंस किया, जैसे कि जाट, ट्राइबल्स, राजपूत, अहोम। अब देखो, महाराणा प्रताप ने अकबर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राजपूत्स ने बहादुरी दिखाई। अहोम्स ने आसाम में मुगल एक्सपेंशन को रोक दिया। 1671 की बैटल ऑफ सराय घाट में अहोम कमांडर लचित बोरफुकन ने मुगल आर्मी को डिफीट कर दिया। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान सबसे पावरफुल होता था। इक्ता सिस्टम के थ्रू नोबल्स को टेरिटरीज दी जाती थी, जहां से वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। मुगल्स ने मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट किया, जहां ऑफिसर्स को एक रैंक दी जाती थी ना, जैसे आज किसी को कहते हैं ना ब्रिगेडियर, कमांडर, ऐसे ही, और उन्हें सोल्जर्स मेंटेन करने होते थे। उसके बाद तोड़रमल ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया और डिटेल्ड लैंड रिकॉर्ड्स बनवाए। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इंडिया की इकोनॉमी का बेस एग्रीकल्चर था। कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस और हैंडक्राफ्ट्स का ट्रेड दुनिया भर में होता था। पोर्ट्स जैसे कि कैलिकट, सूरत, मसूलीपट्टनम मेजर ट्रेड सेंटर बने। मुगल्स ने रुपया और दाम करेंसी का यूज किया और हुंडी सिस्टम बैंकिंग की तरह काम करता था, लेकिन कॉमन पीपल पर टैक्सेस का बर्डन बहुत ज्यादा था और वेल्दी मोस्टली रूलर्स और रिच मर्चेंट के पास सारा पैसा रहता। अब बात करते हैं भाई चैप्टर का कंक्लूजन। तो 13th से 17th सेंचुरी के बीच इंडिया पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल था। वॉर्स हो रही थी, इन्वेजन्स थी, जिसकी वजह से रूलर्स चेंज हो रहे थे। लेकिन इकोनॉमिक और कल्चरल लेवल पर इंडिया दुनिया के रिचेस्ट रीजन्स में से एक था। तो ये कहानी दोस्तों सिर्फ स्ट्रगल की नहीं है, बल्कि रेजिलियंस की भी है। देखा लोगों ने कैसे आर्ट, आर्किटेक्चर, स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशन और इन सब के थ्रू सर्वाइव करा। जरूरत पड़ने पर रूलर्स के अगेंस्ट भी खड़े हुए। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।